जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी के YouTube चैनल में। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। PIQ इज अ रियली क्रूशियल पार्ट ऑफ योर होल SSB इंटरव्यू प्रोसीजर। आपके स्क्रीनिंग होने के बाद आपसे 2 PIQ फॉर्म भरवाए जाते हैं। इट इज अ 2-page फॉर्म विच विल बी आस्किंग यू सर्टेन डिटेल्स अबाउट योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। ये आपके लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन फॉर्म है PIQ फॉर्म। इसमें आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको क्लियरली आराम से वहां पे देना है। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ द PIQ फॉर्म इज दैट कि 2 PIQ फॉर्म जो आपसे भराए जा रहे हैं, पहला PIQ फॉर्म आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएगा एंड दूसरा PIQ फॉर्म आपके साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। साइकोलॉजिस्ट आपके साइकोलॉजी के डोजियर को पढ़ने के पहले आपके PIQ फॉर्म से गो थ्रू होता है। While going through, he gets to know about your background and the achievements that you have achieved in your whole life. आपके बैकग्राउंड क्या है और उस बैकग्राउंड को यूज करके आपने क्या क्या अचीवमेंट अपनी लाइफ में पाई है, वो सारी चीजें आपके साइकोलॉजिस्ट को पता होगी। उसी के अकॉर्डिंग आपके साइकोलॉजी के डोजियर को वो असेस करेगा कि जो आपने टैट में रिस्पॉन्सेज दिए हैं, जो SRT के रिस्पॉन्सेज आपके हैं, क्या वो आपके बनाए हुए हैं या फिर आपके बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे PIQ फॉर्म कम्स इनटू एक्चुअल रोल प्ले इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके 80 से 90% क्वेश्चन जो रहेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन PIQ फॉर्म ओनली। कभी कभार रेयर केस में ही ऐसा होगा कि सपोज अगर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लगता है कि आप कहीं से कोचिंग लेके आए हैं, देन ओनली ही विल आस्क यू क्वेश्चंस अदर देन PIQ फॉर्म। अदरवाइज 80 to 90% विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम योर PIQ फॉर्म। बाकी जो 20 से 10% क्वेश्चन है दैट विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, डिफेंस अपडेट और बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो ज्यादातर बच्चों को पता होती है जो भी डिफेंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। So in today's video we will be discussing about few important factors जो आपको ध्यान में रखना है while filling PIQ forms as well as how to fill your PIQ form, because most of the videos you will find on YouTube जो आपको बताता है how to perform an interview, how to write psychology, but no one really talks about the importance of the PIQ form. But पहला स्टेप आपके स्क्रीनिंग के बाद से और one of the most important step in my point of view आपका PIQ फॉर्म है। आपसे आपकी डिटेल्स मांग रहा है। इट इज अ बेसिक फॉर्म, 2 पेज का फॉर्म है। आपके साइड में स्क्रीन पे द फॉर्म विल बी शोन टू यू। आई विल बी रीडिंग वन बाय वन द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। देयर आर टोटल 14 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं, 14 डिटेल्स दैट यू नीड टू टेल देम। द फर्स्ट डिटेल विल बी ऑफ योर सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस, बैच नंबर, चेस्ट नंबर एंड योर UPSC रोल नंबर। अगर आप CDS से बिलोंग करते हैं, NDA एंट्री है आपकी, FCAT एंट्री है, जो भी आपके एग्जाम की एंट्री है, वो ये रोल नंबर आपको वहां पे भरना है। चेस्ट नंबर जो आपको स्क्रीनिंग के बाद अलॉट किया जाएगा दैट विल बी द चेस्ट नंबर। बैच नंबर आपको वहीं पे बताया जाएगा बाय द ऑफिसर्स हु विल बी कंडक्टिंग द होल प्रोसीजर। एंड द बोर्ड नंबर विल बी टोल्ड टू यू वंस यू रीच द बोर्ड, या फिर अगर वाराणसी टाइप का बोर्ड है दैट 4 FSB जहां पे एक ही बोर्ड है, देन यू ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ द बोर्ड। बट अगर मान लीजिए इलाहाबाद बोर्ड है जहां पे 5 बोर्ड है, तो आपके जाने के बाद ही आपको पता चलता है आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड इन कि आपका बोर्ड कौन सा है। सो यू विल हैव टू फिल दोस डिटेल्स जिसके बारे में आपके ऑफिसर्स आपको वहां पे गाइड कर देंगे कि क्या एंट्रीज आपको डालनी है। सेकंड इज योर नेम एज इन कैपिटल्स, और जो भी आपके 10th की मार्कशीट इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो भी आपका नाम था, दैट नेम यू हैव टू राइट डाउन इन कैपिटल्स ओनली। सेकंड डिटेल इज योर फादर्स नेम, वट एवर इट इज योर फादर नेम इन द 10th मार्कशीट, वही डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। The PIQ form will be filled in only English language, do not opt for Hindi, although वहां पे जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जा रहे हैं। So if you have any doubt regarding कि किसी वर्ड का क्या मतलब है, then definitely you can go through that Hindi version of that word और फिर आपको वही सेम डिटेल वहां पे पता चल जाएगी। बट यहाँ पे आपको जितनी भी डिटेल्स भरनी that will be only in English only. फोर्थ डिटेल will be of address. एड्रेस में आपको 3 एड्रेस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट एड्रेस यू नीड टू टेल देम अबाउट योर मैक्सिमम रेसिडेंस, जहां पे अपने लाइफ में सबसे ज्यादा साल आपने जहां पे बिताए हैं उस जगह का एड्रेस आपको लिखना है। द एड्रेस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। जिस प्लेस में आप रहते हैं, मेट बी द सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट आपका है, द स्टेट। नीचे ब्रैकेट में एक और चीज आपकी लिखी होती है, द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। पॉपुलेशन विल बी द करंट पॉपुलेशन या फिर आपकी जो 2011 के सेंसस में ऑफिशियल पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। इट विल बी अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन, नॉट द एग्जैक्ट नंबर। यू कैन गो टू गूगल सर्च एंड यू कैन डेफिनेटली फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। यू हैव टू राइट द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, नॉट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कीप इन माइंड, लाइक सपोज इफ यू बिलोंग टू प्रयागराज सिटी, देन प्रयागराज सिटी की पॉपुलेशन है 15.4 लाख अप्रॉक्स, बट द प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन is 60 lakh. So you need to keep in mind that you have to write the population of the place only, not of the district. Second address that you have to write is of present residence.
लास्ट 3 महीने से आप जहां पे भी रहे हो दैट विल बी योर प्रेजेंट रेसिडेंस। ऐसा नहीं है कि हमारे जो अपने एसएसबी देने के लिए अपने कहीं पे जाने की प्रिपरेशन करी 1 महीने के लिए, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज योर प्रेजेंट रेसिडेंस। एटलीस्ट 3 मंथ आपको कहीं ना कहीं स्पेंड करना पड़ेगा टू कॉल इट एज योर प्रेजेंट रेसिडेंस। सेम तीनों डिटेल आपकी प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विद द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। थर्ड विल बी योर परमानेंट रेसिडेंस। परमानेंट रेसिडेंस विल बी जो आपका रेसिडेंस आधार कार्ड में लिखा हुआ है, दैट विल बी योर परमानेंट रेसिडेंस। अगेन द सेम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आपको वहां पे लिखना है विद अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन। परमानेंट रेसिडेंस के जस्ट नीचे एक और डिटेल आपसे पूछी जाती है कि क्या वह जिला मुख्यालय है या नहीं, वेदर इट इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट। तो सपोज इफ यू आर लिविंग इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट बट आप प्रयागराज शहर के कहीं बाहर रहते हो, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले ही शहर में रहते हो देन इट विल बी यस, अदरवाइज नो। तो ये थी आपकी 4 डिटेल। सो नाउ कमिंग टू द 5th डिटेल। 5th में आपसे कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं इन द बॉक्स फॉर्मेट, दैट विल बी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। आपके परमानेंट रेसिडेंट की आपका स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। सेकंड विल बी रिलीजन। रिलीजन में इफ यू आर अ हिंदू यू विल राइट हिंदुइज्म, इफ यू आर अ मुस्लिम you will write Islam, same goes for Christian, Buddhism and your religion, whatever religion you belong to. Next detail is whether SC, ST or OBC. If you belong to SC community or ST or OBC, you have to write that community. If neither of them, then you have to write general. After that mother tongue, अगर आपकी मातृभाषा क्या है, that Hindi, Tamil, whatever मातृभाषा you have. Date of birth, आपकी जन्म तिथि, and then the married, single or widower. Most of you will be single, so write down single there. 6 details ask for parents alive or not. आपके पेरेंट्स में से अगर किसी एक की भी डेथ हुई है then you will take on no. अगर दोनों alive हैं then you will write yes. उसके जस्ट नीचे एक डिटेल पूछा गया है, if not alive, your age at the time of mother or father's death. If one of them is dead or both of them is dead, तो आपकी एज क्या थी when either of them died, वो एज आपको लिखनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं then you leave a dash there only. आपको वो जगह ब्लैंक छोड़ देनी with a dash. Next will be the particulars of your father, mother and guardian, education details, occupation and income per month. ये अपने अकॉर्डिंग जो उनकी एजुकेशन रही है, हाईएस्ट एजुकेशन आपको लिखना है, क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन जो भी उनकी रही है वो आपको वहां पे पुट अप करना है, एंड इनकम पर मंथ। सपोज इफ योर मदर इज अ हाउसवाइफ, शी हैज ग्रेजुएटेड 12th स्टैंडर्ड, आप वहां पे 12th लिखेंगे एजुकेशन में। ऑक्यूपेशन विल बी हाउसवाइफ एंड इनकम पर मंथ विल बी निल, NIL। और जो कॉलम्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसमें डैश करना है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन आता है दैट एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर का 2 कॉलम दिए गए हैं। इफ समवन हैज 3 एल्डर ब्रदर, तो क्या तीनों की डिटेल कैसे भरनी है? द सिंपल थिंग इज दैट जो सबसे बड़े हैं 2, उनकी डिटेल्स आपको भरनी है, 3rd और 4th की डिटेल्स आपको नहीं भरनी। सेम गोस फॉर द यंगर एज वेल। सबसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको उनके डिटेल्स भरनी है, 3rd और 4th वालों की डिटेल आपको नहीं भरनी। 7th विल बी द एजुकेशनल रिकॉर्ड। आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड के बारे में 7th डिटेल पूछता है। द फर्स्ट इज अबाउट योर 10th, then 12th, graduation and post graduation. You have to fill the details of name of institution, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था आपको जहां से आपने कंप्लीट किया है एजुकेशन, द बोर्ड और द यूनिवर्सिटी। 10th और 12th के लिए आपको बोर्ड बताना है, वेदर CBSE, ICSE, UP बोर्ड। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से करें देन आप किस कॉलेज आपका किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, दैट यूनिवर्सिटी नेम। ईयर लिखा है, ईयर यू पास्ड आउट ग्रेजुएशन। अगर आपने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो यू विल राइट 2020 ओनली। डिवीजन एंड मार्क्स, कितना डिवीजन आपका आया था, क्या मार्क्स था परसेंटेज में। परसेंटेज में आई रिपीट, नॉट द CGPA, द परसेंटेज। यू विल हैव टू कन्वर्ट योर CGPA into percentage beforehand. So to avoid the cramming of the number at that time, do convert your CGPA into percentage beforehand only. Then next detail is of medium of instruction. किस medium में आपने वो instruction hire करी है, like it may be English board, English medium, Hindi medium or the state language whatever you have preferred at the time of getting 12th, 10th or the graduation part. Outstanding achievement if any. Now in this section you have to only write about the achievement in the academic section, not on the sports या फिर extra curricular activities. Academics में अगर आपने कोई achievement outstanding पाई है, like if you have been the topper of the district, topper of the school, like if you have participated in the national level Olympiad, जो भी आपके academics से related है, those outstanding achievement you have to write in that standard only. Next, if you turn the page around, the 8th detail will be of age. आपको अपनी age लिखनी है in the year and months, height in centimeters and weight in kilogram. तो पहले से आप अपना रफ आइडिया लगेगा, फिर नाप के ही जाएंगे तो it will be better for you. 9th is the person, जो अगर आप कहीं पे occupation अगर आप कर रहे हैं, if you are currently employed somewhere then you have to write about your present occupation and monthly income if any. If you are just a student then you have to leave this column blank.
10th is all about your NCC training. Now you know the importance of NCC यहीं पे पता चलती है. If suppose a person has done NCC and वो किसी और एंट्री से जा रहा है, then PIQ फॉर्म एक सेपरेट जगह क्वेश्चन नंबर 10th में दी गई है बिफोर स्पोर्ट्स. So this is the importance of NCC in building your personality. That's why NCC candidates are preferred more over any normal candidate. क्योंकि PIQ में ही उसके लिए अलग से एक स्पेस दी गई है. It is not included in any other activity group. It is a rather different space given in the PIQ form only. So if you are giving for the NCC training, you have to write the total training in months. Suppose आपने C certificate किया in 3 years, then आपको उसको months में convert करके वहाँ पे लिखना है. That will be 36 months. Wing आपका सीनियर विंग था, सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग, SDSW, JDJW जो भी आपका था. ड्यूरेशन जितने ईयर्स का आपका ड्यूरेशन रहा है. एंड देन सर्टिफिकेट ऑब्टेन. इट मे बी C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट. कैंप के सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं करने, ओनली द सर्टिफिकेट यू हैव ऑब्टेन लाइक C, B और A. Then 11th detail will be of A, participation in games and sports. जो भी गेम्स और स्पोर्ट्स आपने खेला है. Now notice the word participation. यहाँ पे कई लोग के डाउट आते हैं, सर मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास टू प्रूव दैट वेदर और नॉट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट स्पोर्ट्स. यू आर नॉट लुकिंग, दे आर नॉट लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. अदरवाइज वो कहीं पे स्पोर्ट्स कंपटीशन के बाद से ही कैंपस प्लेसमेंट करा देते हैं. बट दे आर लुकिंग फॉर पर्सन जो कहीं ना कहीं एक्टिव रहा है अपनी लाइफस्टाइल में. ही वाज पार्टिसिपेटेड, टेकन इनिशिएटिव टू बिल्ड द सेल्फ डिसिप्लिन एंड द लीडरशिप क्वालिटीज. तो वो बस आपका पार्टिसिपेशन देखना चाह रहे हैं, नॉट द अचीवमेंट. अचीवमेंट से उनका कुछ खास मतलब नहीं है. डेफिनेटली इफ यू हैव द अचीवमेंट, वेल एंड गुड फॉर यू, बट दे आर लुकिंग फॉर द पार्टिसिपेशन. तो अगर आपने स्कूल लेवल में ही कोई स्पोर्ट्स खेला है, कुछ महीने ही खेला हो, कुछ साल खेला है, देन डेफिनेटली राइट अबाउट दैट स्पोर्ट्स. वो बताता है कि आप अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीजें करें. द एक्टिव लाइफस्टाइल विल बी शोन और आपकी पर्सनालिटी पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा. You have suppose आपने कोई अचीवमेंट नहीं पाई, you have not represented anything, then only fill the first 2 columns, that is games and sports के नाम and the period or duration of the participation. जितना भी टाइम आपने इसको खेला है, you have to write the duration. थर्ड और फोर्थ कॉलम में if you have represented your school, college level, university और other में सपोज कई गांव में होता है क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है and you have participated in that tournament, then definitely you can write about that represented village. तो कोई भी अचीवमेंट छोटी या बड़ी नहीं होती. डू नॉट लुक फॉर द ऑफिशियल डेजिग्नेशन. अगर आपने कोई चीज खेली है, किसी भी लेवल पे खेली हो, डेफिनेटली मेंशन. अगर आपके लिए वो स्पेशल है, देन इट इज वर्थ मेंशनिंग इन द PIQ फॉर्म. जरूरी नहीं कि वो अचीवमेंट बहुत बड़े लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की हो. अगर आपने सिटी लेवल पे खेला है, विलेज लेवल पे ही खेला है, विलेज टूर्नामेंट में, देन ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू और उसको आप PIQ फॉर्म में मेंशन करेंगे. Outstanding achievement, suppose if you want gold medal, silver medal, any such man of the match type of award, then you will write that award in the outstanding achievement portion. Next comes B portion, 11th का, that is hobbies and interest. Very important factor, although उसको बहुत छोटा सा कॉलम दिया गया, but it is really important. Hobbies और interest में difference ये है that hobby is certain things जो आप खाली टाइम मिलने पे उसको प्रोडक्टिव करने के लिए अपनी हॉबी को एक्सरसाइज करो. इंटरेस्ट कोई, अगर आपकी किसी चीज में इंटरेस्ट है, देन यू विल फाइंड टाइम फॉर दैट. आप उसके लिए टाइम निकालोगे अलग से. लाइक हॉबी कैन बी प्लेइंग गिटार, प्लेइंग फ्लूट, सिंगिंग, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स. इंटरेस्ट कैन बी नोइंग अबाउट फिटनेस, नोइंग अबाउट क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सच कैन बी योर इंटरेस्ट. तो अपने इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में डेफिनेटली वहां पे लिखें. जितना हो सकता है उतना प्रोडक्टिव खुद को दिखाएं. अ पर्सन विद अ गुड हॉबी इज कंसिडर अ पर्सन जिसको अपने टाइम को वैल्यू करने आता है. ही इज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन. अगर उसको सही गाइडेंस दी जाएगी, देन उसको अपने टाइम को यूटिलाइज करने ऑलरेडी आता है. ही विल परस्यू ग्रेट हाइट्स इन हिज लाइफ. सी पोर्शन इज पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. नाउ इस कॉलम में आप वो सारी चीजें लिखेंगे जो आपके एकेडमिक्स की नहीं है और जो आपके स्पोर्ट्स की नहीं है, ना ही वो NCC में आती है. सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक आपका पेंटिंग कॉम्पिटिशन, योर रंगोली कॉम्पिटिशन, मार्च पास्ट, परेड, सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो आपने स्कूल में करी हैं या फिर कॉलेज में करी हैं, जो ना ही आपके एकेडमिक्स में आती हैं, ना ही आपके स्पोर्ट्स सेक्शन में आती हैं. NGO हो गया आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज आपके एक्टिविटी ग्रुप वाले सेक्शन में आएंगे और इसको डेफिनेटली आप मेंशन करें. दिस विल शो दैट यू हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफ योर स्कूल और कॉलेज एज वेल. जो बाहर का टाइम होता है वो भी आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं अपने दोस्तों के साथ या खुद के लेवल पे. Now the last 11th का D portion is position of responsibility. Take this column also as very serious column. इसको आपको भरना है at any cost. Position of responsibility like अगर आप NCC कर रहे हो, you have been any commander of parade commander such kind of activity, या फिर if you are going scout, sports team के अगर आप कैप्टन रहे हैं, then also you have to write in the position of responsibility. Other than that, अगर आप हेड बॉय रहे हैं स्कूल के, if you have been the head boy of the school, mention it in the position of responsibility. House captain,
वो भी नहीं रहे हैं तो कभी ना कभी आप क्लास के मॉनिटर रहे होंगे, उस चीज को भी आपको मेंशन कर देना है। बिकॉज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने का सेक्शन इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो आपके ऑफिशियल्स रहे हैं, आपके ऑफिसर्स या सीनियर्स लाइक योर टीचर्स, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है आपको लीडर बनाने में। मतलब समवेयर यू हैव शोन लीडरशिप क्वालिटी इन योर रियल लाइफ एज वेल, नॉट ओनली ऑन द PIQ फॉर्म बट इन द रियल लाइफ एज वेल। तो जैसे आप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं, शोज कि आप कहीं ना कहीं अल्फा मेल की कैटेगरी में आते हैं एंड आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बाय बर्थ ही है, आपने अपने अंदर इंक्लूड किया है अपनी प्रैक्टिसेस से, अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया है, वेरियस काइंड ऑफ क्वालिटीज आपके इस कॉलम को भरने से आ जाती है, द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो टेक दिस कॉलम वेरी सीरियसली। नाउ द 12th कॉलम इज द नेचर ऑफ कमीशन। नेचर ऑफ कमीशन विल बी परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो भी आपकी एंट्री है उस पर डिपेंड करता है कि आपका परमानेंट कमीशन है, देन यू विल राइट PC। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन है देन यू विल राइट SSC, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। B portion of 12th is choice of service. Choice of service will be either Indian Air Force, Indian Navy, Indian Army। जो भी आपकी चॉइस ऑफ सर्विस रही है या फिर जिसकी भी आपकी SSB आई है, आपको उसका लिखना है। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए CDS के लिए फॉर्म भरा, देन यू ऑप्टेड एयर फोर्स एज योर प्रेफरेंस, बट आपकी कट ऑफ IMA की निकली है, देन आपको चॉइस ऑफ सर्विस में आर्मी लिखना होगा, बिकॉज आप SSB आर्मी के देने जा रहे हैं, नॉट ऑफ द एयर फोर्स। सो जो भी आपकी SSB जिसकी भी है, उस बोर्ड का नाम, उस बोर्ड के हिसाब से आपको अपनी चॉइस ऑफ सर्विस लिखनी है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जिसकी SSB आप देने गए हैं। 13th will be number of chances availed in commission in all 3 services। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड मतलब कि आपने कितनी SSB आज तक दी है, नॉट द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन भले ही आपने अभी तक 10 दिए हो, अगर आपका निकला 1 है, आप एक ही SSB में अटेम्प्ट हुए, देन द नंबर ऑफ चांसेस विल बी 1। तो जितनी SSB आपने अभी तक दी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है नंबर ऑफ चांसेस। अगर अभी आपकी पहली SSB रहेगी, यू आर अ फ्रेशर, देन इट विल बी 0। अगर आप स्क्रीन आउट है देन ऑल्सो एकदम, फिर आपका 1 2 3 जितनी बार आप स्क्रीन आउट हुए हैं वो रिपीटर में ही काउंट होगा। उसके जस्ट नीचे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, कौन सी एंट्री थी, SSB नंबर क्या था, प्लेस क्या था, डेट क्या थी SSB की, और चेस्ट नंबर और बैच नंबर आपका क्या था। याद रहेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप स्क्रीनिंग हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको एक फोटोग्राफ वहां पे क्लिक करके देते हैं, उस फोटोग्राफ में आपका बैच नंबर और आपका चेस्ट नंबर आपको दिख जाएगा। इफ यू गॉट स्क्रीन आउट देन ऑल्सो आपके पास आपका पुराना कॉल अप लेटर होगा ईमेल पे, वहां पे जाके आप अपना बैच नंबर चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज द डिटेल ऑफ PIQ फॉर्म। Now I will tell you about certain things जो आपको दिमाग में रखनी है while filling up any PIQ form। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है while filling it up, और इस गलतियों को आप वहां पे ना दोहराएं, that's why practice it beforehand। So as I've told you, PIQ is a really crucial part of your interview। आपके मैक्सिमम चीजें हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट उसको देख रहा है बिफोर असेसिंग योर साइकोलॉजी डोजियर। PIQ फॉर्म से आपके क्वेश्चन सारे इंटरव्यू के 90% के आसपास तक। सो डेफिनेटली आपके पहला प्रोसीजर और सारी चीजें आपके हाथों में। दे विल आस्क व्हाट यू विल टेल देम, उनको वही पूछना है जो आप उनको बता रहे हो, और उनको वही पता चलेगा जो आप उसमें लिख रहे हो। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल द PIQ फॉर्म प्रॉपरली, और उनको आपके बारे में सही इंफॉर्मेशन पता चले, अच्छी इंफॉर्मेशन पता चले, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। So few things that you need to keep in mind, 11 things I would call to keep in mind while filling PIQ form। The first thing is to avoid overwriting। काट पीट उसमें नहीं करनी है, do not overwrite any details। उससे शो होगा कहीं ना कहीं आप नर्वस काफी ज्यादा हैं और आपको खुद के बारे में इंफॉर्मेशन भरने में काटना पड़ रहा है, मतलब कि somewhere your clearly reasoning ability is low, organizing ability आपकी लो है, लो ग्रास्पिंग एबिलिटी में भी काउंट होगा। यू ओनली हैव टू रीड एंड राइट वॉट एवर डिटेल्स दे आर आस्किंग फॉर। सो टू अवॉइड ओवर राइटिंग, प्रैक्टिस बिफोर हैंड। जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है, जो PIQ फॉर्म आपको एग्जांपल दे दिया स्क्रीन पे, गो थ्रू दैट PIQ फॉर्म, जो डिटेल्स हो रही है उसको प्रिंट आउट करा के एक बार भर लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सेकेंड इज बी ऑनेस्ट एंड डोंट ब्लफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऑनेस्ट रहना है, ब्लफ नहीं करना है, मतलब जबरदस्ती की डिटेल्स इसमें नहीं भरनी कि अगर आप कैप्टन नहीं रहे देन ऑल्सो यू राइट डाउन कि आई वाज कैप्टन ऑफ माय वॉलीबॉल टीम और एनी सर्टेन थिंग। तो जो आपकी रियलिटी रही है वही रियलिटी आपको भरना है। इफ यू आर नॉट लाइकिंग कि हाँ मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है भरने के लिए, देन स्टार्ट लिविंग योर लाइफ नाउ। अगर आपको लगता है कि आई हैव नॉट लिव्ड माय लाइफ प्रॉपर्ली, आई हैव नॉट टेकन लीडरशिप स्टांसेस, मैं अब क्या करूंगा बिकॉज मेरा स्कूल भी ओवर हो चुका है, देन जॉइन एन NGO। एक NGO से आप जुड़ जाएं, किसी एक्टिविटी ग्रुप से जुड़ जाएं, किसी परेड ग्राउंड में चले जाए जहां पे स्पोर्ट्स हो रहा है, वहां पे स्पोर्ट्स खेले, कैप्टन बने, तो अभी भी आपकी लाइफ काफी बची हुई। डजंट नीड ऑफिशियल रिकॉग्निशन कि आप किसी स्कूल या कॉलेज में ही कुछ लीडरशिप क्वालिटी करें। बाहर भी कई चीजें होती हैं लाइक योर NGO जैसा मैंने बताया, और कई एक्टिविटीज हैं जिसमें आप लीडर बनकर अपनी क्वालिटीज को शो कर सकते हैं। देन अगर अभी तक नहीं किया तो अब से करना स्टार्ट कर दें ताकि आपका PIQ फॉर्म एटलीस्ट अच्छा रहे।
और वहाँ पे रियलिटी लिखनी है, डू नॉट ट्राई टू ब्लफ। आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो पीआईक्यू फॉर्म पढ़ के और आपको देख के ही समझ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछ के कि आपने सही भरा है कि गलत बोला है वहां पे। थर्ड थिंग इज टू कंसिडर इट एज योर रेज्यूमे। इट इज मोर और लेस लाइक योर सीवी, करिकुलम विटाए, कि आपने जो जो लाइफ में किया है उस चीज को आपने वहां पे डिटेल में भरनी है। तो जिस तरीके से आप सीवी भरते टाइम काफी कॉन्शियस रहते हैं अपनी अच्छी क्वालिटीज को शो करने के लिए, इन द सेम वे पीआईक्यू फॉर्म इज काइंड ऑफ लाइक योर सीवी, उसको उतनी ही डिटेल से, उतनी प्रिसाइज मैनर में आपको क्लीनली उसको भरना है। फोर्थ, they will know only what you will tell them. उनको वही बातें पता चलेंगे जो आप उनको बताएंगे। So it is your responsibility to give your good qualities, अपनी अच्छी क्वालिटीज, अपने अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे नंबर, जो भी आपका पार्टिसिपेशन था, भले ही कुछ अवार्ड ना जीता हो बट पार्टिसिपेशन था तो मैटर करेगा। वो आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पे आप उस चीज को लिखें और उनके नोटिस में आए, तभी वहां से उस एरिया से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया से, और आपका इंटरव्यू काफी हद तक डिपेंड करता है आपके फॉर्म फिलिंग पे। फिफ्थ, राइट प्रोडक्टिव हॉबीज एंड इंटरेस्ट। एज आई हैव टोल्ड यू कि हॉबीज काफी और इंटरेस्ट में काफी स्ट्रेस देना है। इट विल शो कि हु यू रियली आर व्हेन नो वन इज वाचिंग यू, और वही आपकी पर्सनालिटी का रियल एस्पेक्ट निकल के सामने आता है। बिकॉज यू मे हैव बीन द लीडर बिकॉज पीयर प्रेशर था आपके ऊपर, एकेडमिक्स में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि घर वाले आपको बोलते थे कि आपको नंबर्स अच्छे लाने हैं, बट हॉबीज और इंटरेस्ट आप खुद से अपने लिए चूज करते हैं। सो आपकी हॉबीज क्या है, दिस विल शो कि आप अपनी लाइफ को लेके, अपनी बॉडी, मेंटल पीस, बॉडी की हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को लेके कितना सीरियस है। सो चूज योर हॉबी एंड इंटरेस्ट वेरी केयरफुली। डू नॉट राइट अनप्रोडक्टिव क्वालिटीज लाइक लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टेलीविजन, सच काइंड ऑफ थिंग्स शो कि आपका लैक ऑफ केयरलेसनेस है टुवर्ड्स योर लाइफ। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज नॉट लाइक एन ऑफिसर। सो थिंक लाइक एन ऑफिसर एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट एज वेल, और अपनी हॉबीज को उसी के अकॉर्डिंग चूज करें। सिक्स इज मेंशन योर अचीवमेंट्स। जो भी आपकी अचीवमेंट रही है, भले ही छोटी रही हो, भले आपने क्लास 6 में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीता हो, बट इट वाज एन अचीवमेंट एंड नो अचीवमेंट इज लो। अगर आपने वो अचीव किया है, अपनी मेहनत से किया है, देन इट इज वर्थ बीइंग मेंशन्ड इन द पीआईक्यू फॉर्म। सो मेंशन इट नो मैटर हाउ स्मॉल अचीवमेंट दैट इज। सेवेंथ, डू नॉट टेक पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइटली। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है उसको बहुत सीरियसली आपको लेना है, बिकॉज आपने जो जो लीडरशिप क्वालिटी अपनी लाइफ में शो करी है, ये दिखाएगा कि आपने सोशल एक्सपोजर और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कितनी बेहतर निकल के सामने दूसरों के सामने आई है। द सोशल इफेक्टिवनेस, द फैक्टर 3 of your life will be decided by the position of responsibility you have taken in your life. Eighth is basic physical awareness. Know about your body at least. क्या height है आपकी, क्या weight है आपका. So this will help you in knowing what you should do. कितना physically आपको maintain रहना है. Like PIQ फॉर्म से directly question पूछ लिया जाता है that what is the weight ratio, जो आपको weight अभी चाहिए अपनी height के according. And if you are an overweight candidate, फिर आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आपका एसएसबी में सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज इसके बाद अगर आपका मेडिकल होता तो आप फिर मेडिकली आउट हो जाएंगे. सो अगर आपको लगता है कि आपका वेट ओवरवेट है, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वेट राइट नाउ, ताकि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप ना किए जाए. नाइन्थ इज योर नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज. कितने नंबर ऑफ चांसेस आपके रहे हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर. लाइक आपको नंबर ऑफ एसएसबी अपनी बतानी है, नॉट द रिटन एग्जामिनेशन. जितनी भी एसएसबी आपने आज तक दी है उसको आपको बताना है. 10th will be convert CGPA into percentage beforehand. जितने भी CBSE बोर्ड के हैं 10th के, उनको पहले CGPA मिलता था, CGPA को उनको कन्वर्ट करके जाना है. जितने ग्रेजुएशन वाले हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज वाले, उनका मार्कशीट में उनको CGPA में मिलता है, बट उसके साथ में उनकी मार्कशीट में CGPA का कन्वर्जन फॉर्मूला भी होता है. सो दैट समटाइम्स मे बी हेक्टिक फॉर यू कि आप PIQ फॉर्म भरते भरते फिर कैलकुलेट करें, यू नीड टू फाइंड अ रफ पेपर एंड एवरीथिंग. सो टू skip that procedure of hectic, you need to convert to CGPA into percentage beforehand, ताकि वहां पे एक्स्ट्रा वर्क आपको डॉक्यूमेंटेशन में ना हो. बिकॉज एसएसबी में जो एक चीज लोग अक्सर मेंशन नहीं करते हैं, बीइंग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट आई कैन टेल यू कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना होगा जस्ट राइट आफ्टर गेटिंग स्क्रीनिंग. कुछ पेपर भरने हैं, बट आफ्टर यू गेट रिकमेंडेड बहुत सारे, इट इज अ पाइल स्टैक ऑफ पेपर, ढेर सारे पेपर्स, आपके पेपर वर्क डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा भरने होंगे. सो डू द कैलकुलेशन बिफोर हैंड, ताकि उस टाइम पे आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े. It becomes hectic, so be prepared for that as well if you are looking to get recommended. If not, then no issues. 11th is practice filling PIQ form. Last and most important is that you practice a lot of PIQ forms, ताकि बिकॉज हर बार भरने में कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, कोई ना कोई डिटेल्स आप छोड़ दे रहे हैं. PIQ फॉर्म भरें, किसी से एसेस करवाएं कि मेरी और कौन सी अच्छी क्वालिटीज मैं इसमें डाल सकता हूं और किस तरीके से भर सकते हैं, ताकि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया से क्वेश्चन आए,
एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम कि आपके अंदर क्या क्या अच्छे पॉइंट है, ताकि वो आपसे बढ़िया चीजें पूछ सके और फिर आपकी सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाए इन योर इंटरव्यू एटलीस्ट। आपकी अचीवमेंट्स जो रहेंगी, आपका इनिशिएटिव जो रहेगा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजी में भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू PIQ फॉर्म। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है देन यू कैन डेफिनेटली गो टू द ब्लॉग ऑफ मेजर कल सी क्लासेस। जस्ट टाइप इन द गूगल ब्लॉग मेजर कल सी क्लासेस, फिर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी ऑफ द मेजर कल सी क्लासेस। में ब्लॉग में काफी डिटेल्स है और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन भरी हुई है बाकी चीजों को रिलेटेड भी। इसमें आपको PIQ फॉर्म भी मिल जाएगा। देन यू कैन ऑल्सो गेट द PDF ऑफ द PIQ फॉर्म and you can download the PDF from there. Practice as much as you can, and practice makes a man perfect. Practice PIQ form and do not make mistakes, do not overwrite. और PIQ फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके SSB के लिए, पूरा डिफाइन करता है आपकी SSB का आगे का जर्नी इन योर साइकोलॉजी एज वेल एज योर इंटरव्यू। मनसा और वाचा दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके कंट्रोल करता है PIQ फॉर्म। GTO को जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज वो आपको ग्राउंड पे एक्चुअल में देख रहा है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज है, क्या आपने एक्चुअल लाइफ में शो किया है। सो इट डजंट नीड अ PIQ फॉर्म, बट द रेस्ट ऑफ द 2 SSS दे नीड इट, बिकॉज आपकी एंट्री करने के पहले इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखता है आपका PIQ फॉर्म, आपके घुसने के पहले ही आपका काइंड ऑफ क्वेश्चंस उसके रेडी हो जाते हैं, क्या क्वेश्चन का सेट इससे पूछना है। एंड सेम गोस फॉर द साइकोलॉजिस्ट, आप उसके सामने रहते नहीं हो, उसके सामने सिर्फ आपका PIQ फॉर्म रहता है। सो ही ट्राइज टू इमेजिन योर पर्सनैलिटी व्हाइल रीडिंग योर PIQ फॉर्म. So it is your responsibility to write it properly, to provide the perfect information and whatever information is best suited for your personality. Jai Hind.